बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लेक्चर सीरीज में ये हमारा आज 12th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे और जो चीज़ें हमारे प्रीवियस लेक्चर में अभी बाकी रह गई थी हम लोग उसको जो भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों के साथ एक एक्सरसाइज को लेके आप लोगों को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत प्रॉफिट मार्जिन में जो डिफरेंसेस आते हैं उनको हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग उनके जो प्रॉफिट में डिफरेंसेस की जो रीजंस हो सकती हैं और जो एक्यूरेसी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसको किस तरीके से कवर करती है और कैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को और प्रॉफिट मार्जिन को एक्यूरेट करती है, इसके ऊपर हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है वो मेरे साथ रहिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के ऊपर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं। आप उन तमाम वीडियोस को मेरे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं और उनको रिवाइज करने के लिए उनको देख सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी आने वाली एक्टिविटी मिस ना कर पाएं। मैं अपनी फॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए आपके साथ जो है वो स्लाइड शेयर करता हूं और हम लोग जो है वो अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक्टिविटी ड्राइवर्स की टाइप्स की बात करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम यूजुअली बेस्ड ऑन वॉल्यूम मेजर्स सच एज डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स टू एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स। जब हम लोगों ने प्रोडक्ट्स में कॉस्ट को एलोकेट करना होता है या हमने असाइन करना होता है FOH या ओवरहेड कॉस्ट को टू द प्रोडक्ट्स और द यूनिट्स, तो उसके लिए ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के अंदर हम लोग वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स यूज करते हैं। और वॉल्यूम बेस्ड मेजर्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग मशीन आवर्स या लेबर आवर्स का नाम देते हैं या नंबर ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं, विच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम पे बेस कर रहे होते हैं। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से जो भी बढ़ेगी, जैसे अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनेंगे तो डायरेक्ट लेबर आवर्स भी ज्यादा होंगे या फिर मशीन आवर्स भी ज्यादा होंगे। तो ये क्या है? बेसिकली वॉल्यूम ड्राइवर्स हैं। लेकिन जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं, production is not based on volume based measures and we do not calculate unit cost on the basis of volume based measures. So activity based costing define 5 level of activities at largely which do not based on the volume of unit produced. जो नॉर्मली जो है वो हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग 5 लेवल की एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज जो कि वॉल्यूम बेस्ड या यूनिट प्रोड्यूस्ड पे बेस नहीं कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो नॉन वॉल्यूम मेजर्स को इस्तेमाल करते हैं और हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को उसमें जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी कहते हैं वो होता है जी यूनिट लेवल ऑफ एक्टिविटी। व्हेन अ कॉस्ट इज एलोकेटेड ऑन अ यूनिट लेवल, ऐसी कॉस्ट जो कि हम यूनिट लेवल के ऊपर जाके एलोकेशन कर सकते हैं उनको हम लोग यूनिट लेवल एक्टिविटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जी कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि हम हर एक प्रोडक्ट के यूनिट के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा मटेरियल की कॉस्ट है वो हम लोग हर एक यूनिट पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग मशीनिंग कॉस्ट है उसको हम लोग हर एक यूनिट के ऊपर जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हो सकती हैं जो कि हम लोग हर एक यूनिट के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं।
उसको हम लोग यूनिट लेवल एक्टिविटीज कहेंगे। तो अब जब हम लोग इसकी जो है वो फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल्स के साथ कि यूनिट लेवल ऑफ एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे जो बेस कर रही होती हैं और उनकी हर एक नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें, उसको हम लोग यूनिट लेवल एक्टिविटी कहेंगे। और ऐसी एक्टिविटीज की कॉस्ट जो कि हम हर एक यूनिट के ऊपर जो है वो रेट कैलकुलेट कर सकें और यूनिट के ऊपर एलोकेट कर सकें। अब कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि हम यूनिट लेवल के ऊपर एलोकेट नहीं कर सकते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो यूनिट लेवल पे जाके नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग बैच लेवल एक्टिविटीज कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो सेटअप कॉस्ट होती है। जब आप लोग सेटअप कॉस्ट को आप देखते हैं तो वो नॉर्मली जो होता है वो एक सेटअप जो है वो मल्टीपल यूनिट्स के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने बेकरी की एग्जांपल ले लेते हैं तो बेकरी के अंदर हम लोग एक वक्त में जो है वो ओवन के अंदर जो है वो मल्टीपल 500-600 ब्रेड्स जो होती हैं वो एक ही वक्त में हम बेक करते हैं। या इस तरह से कह लें कि अगर हम बेकरी के अंदर एक 500 ब्रेड्स का जो है वो डो इकट्ठा एक ही सूरत में एक ही वक्त में बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हर एक यूनिट के ऊपर एक मजदूर ने कितना काम किया है, हर एक यूनिट के ऊपर जो है वो सेटअप कॉस्ट कितनी आई है। तो इसलिए हम लोग उसकी यूनिट लेवल के ऊपर जाकर कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग फिर बैच लेवल एक्टिविटी कहते हैं। तो हम लोग जो है वो जैसे नॉर्मली सेटअप कॉस्ट जो होती है वो बैच लेवल एक्टिविटी होती है और नंबर ऑफ सेटअप्स जो होते हैं वो बैच लेवल कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ये प्रोडक्ट लेवल। फिर हम लोग जो है वो प्रोडक्ट लेवल के ऊपर कॉस्ट जाके कुछ एलोकेशंस कर सकते हैं और हम उससे नीचे जो है वो कॉस्ट की एलोकेशन जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम लोग उसको एग्जैक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं, ना ही बैच के ऊपर जाके और ना ही यूनिट लेवल के ऊपर जाके। तो इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल होती है वो होती है जी डिजाइनिंग कॉस्ट। डिजाइनिंग कॉस्ट जो होती है या जिसको हम लोग डिजाइन्स नंबर ऑफ डिजाइन्स बोलते हैं, वो जो होते हैं वो हमारी जो है वो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी होती है। हम ये कहते हैं जी एक प्रोडक्ट के लिए हमने 6 डिजाइन बनाए हैं पूरे साल के अंदर और उसके ऊपर जो है वो कितनी सैलरीज लगी हैं, कितनी उसके ऊपर कॉस्ट लगी हैं। तो अब हमें ये नहीं पता कि एक डिजाइन की कॉस्ट हमने एक बैच पे कितनी डालनी है या एक यूनिट के ऊपर हमने कितनी एलोकेट करनी है, ये हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता होता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो हर एक एक्टिविटी का जो है वो लेवल भी डिफाइन करते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है उसकी एलोकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं जी कस्टमर लेवल एक्टिविटीज। कुछ कॉस्ट होती है वो हम कस्टमर्स लेवल के ऊपर जाके एलोकेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा जी शिपिंग कॉस्ट है, तो हमने कहा जी शिपमेंट्स जो होती हैं, नंबर ऑफ शिपमेंट्स, वो एक कस्टमर के लिए जो वो डिफरेंट हो सकती हैं। एक कस्टमर को हम ज्यादा कर देते हैं, एक को हम कम करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कस्टमर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। एक कस्टमर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मंगवा रहा होता है तो हमें नहीं मालूम होता कि उस शिपमेंट की कॉस्ट जो है वो हम प्रोडक्ट 1 को कितनी चार्ज करें, प्रोडक्ट 2 को कितनी चार्ज करें, और वो प्रोडक्ट जो है वो बैचेस में किस में डिवाइड होंगी। तो इसलिए हम लोग जो कस्टमर लेवल की बाज़-औक़ात कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग इससे निचले लेवल पे जाके एलोकेट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं जो कि कस्टमर लेवल की होती हैं और वो हम नंबर ऑफ कस्टमर्स को ही जो है वो हम चार्ज कर सकते हैं, या एवरी कस्टमर के मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ उसके कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक नया लेवल जो है वो कस्टमर लेवल भी डिफाइन करने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद आखिरी लेवल होता है जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनकी हम लोग एलोकेशन ना तो कस्टमर लेवल पे कर सकते हैं, ना प्रोडक्ट लेवल पे कर सकते हैं, ना बैच लेवल पे कर सकते हैं, और ना ही यूनिट लेवल पे कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे हेड ऑफिस की कॉस्ट है, हेड ऑफिस की कॉस्ट या सीईओ की जो तनख्वाह है वो हमारी क्या हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज हैं। जैसे हमने कहा जी सीईओ जो है वो हमें ये नहीं मालूम हो सकता कि हर एक कस्टमर को क्या सर्विस दे रहा है, या हर एक प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनको क्या क्या सर्विसेज जो है वो एलोकेट हो सकती है। सो इस तरह की जो कॉस्ट होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर होती है, जैसे हेड ऑफिस में बैठी हुई मशीनरी है या हेड ऑफिस में
बैठे हुए जो पर्सोनल्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो हम लोग निचले लेवल के ऊपर जो है वो एक्यूरेटली ट्रेसेबल नहीं बना सकते हैं, हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उस कॉस्ट को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज कॉस्ट कहते हैं। और ये वाली एक्टिविटीज जो होती हैं या ये वाली जो कॉस्ट होती हैं वो किसी भी तरह से किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो एलोकेट या ट्रेस नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए एबीसी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो इस कॉस्ट को जो है वो हमारी जब प्रॉफिटेबिलिटी की हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें ये कंसीडर नहीं करती है। तो इसलिए आप याद रखें जो सबसे बड़ा जो दायरा है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सस्टेनिंग एक्टिविटीज होती हैं। उससे नीचे जो लेवल की एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, वो कस्टमर लेवल के ऊपर होती हैं। वो हम हर नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर जा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं या डिजाइन कर रहे होते हैं या उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो हम लोग प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज होती है और इनको हम लोग इससे नीचे लेवल के ऊपर जो है वो एलोकेट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ बैच लेवल की एक्टिविटीज होती हैं, तो जो हम बैच लेवल तक तो हम उसको एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे हम यूनिट लेवल के ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक सेटअप कॉस्ट होती है, तो सेटअप कॉस्ट जो नंबर ऑफ सेटअप्स पे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और उनको हम लोग एक सेटअप में कितने यूनिट लगाए हैं ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन हर एक यूनिट के ऊपर कितनी सेटअप की कॉस्ट है वो हम एस्टिमेट तो कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली ट्रेस नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे निचला लेवल ऑफ यूनिट एक्टिविटी होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटी, जो हर एक प्रोडक्ट के यूनिट के ऊपर जो है वो एलोकेशन हो सकती है, ट्रेसेबिलिटी हो सकती है। उस तरह की कॉस्ट को हम लोग यूनिट लेवल एक्टिविटी कॉस्ट कहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज को हम लोग यूनिट लेवल एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे जैसे मैंने ये कहा कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती हैं या प्रोडक्शन जो है उसमें वो यूनिट लेवल पे जा सकती है, जैसे सेटअप जो है वो बैच लेवल पे हो सकती है, जैसे डिजाइनिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट लेवल पे हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट लेवल पे हो सकती है, जैसे शिपिंग कॉस्ट जो है वो कस्टमर लेवल पे हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ शिपमेंट्स हो सकती हैं, और सीईओ की या हेड ऑफिस की जो कॉस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। सो दीज आर द 5 लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इन्हीं लेवल्स को हम लोग यूज करके हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट की ट्रेसेबिलिटी को देखते हैं और उसकी एक्यूरेसी को, कॉस्ट की एक्यूरेसी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। Here we have an exercise to understand the different level of activities in an organization. This is exercise 7.6 from Managerial Accounting by Garrison Nareen 15th edition, in which we will try to understand the cost hierarchy and the level of activities in an activity-based organization. CD Express Incorporation provides CD duplicating services to software companies. CD Express Incorporation जो एक कंपनी है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज को CDs डुप्लीकेट करके देती है। So a number of activities carried out CDs Express are listed below, और जो एक्टिविटीज वो CD Express परफॉर्म करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें वो हमें गिवन है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं ए से लेके आई तक, और हमने करना क्या है, वी हैव टू क्लासिफाई ईच ऑफ द एक्टिविटीज अबव एज आइदर यूनिट लेवल। हमने ये देखना है कि ये जो एक्टिविटीज हैं ए से लेके आई तक वो क्या है, वो यूनिट लेवल एक्टिविटी हैं, बैच लेवल एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज हैं, कस्टमर लेवल एक्टिविटीज हैं, या फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज हैं। ये तमाम लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनको हम लोगों ने असेस करना है कि किस लेवल की एक्टिविटी है, जो भी आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज में। एन ऑर्डर टू डुप्लीकेट अ पर्टिकुलर CD इज अ प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर CD को जो डुप्लीकेट करने का ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है। Assume the order is large enough that it must be broken down into batches। और हम ये कहते हैं जी हमने ये assume करना है, ये वाले सारी डिस्कशन करते हुए कि एक ऑर्डर जो है वो एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ CDs के ऊपर है जिसको हम लोग डिफरेंट बैचेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिफरेंट बैचेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये हमारी जो
डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो कौन से लेवल की एक्टिविटीज हैं जो हमने यहां पे मेंशन की हुई हैं। नंबर 1, sales representatives periodic visits to customers to keep them informed about the services provided by CD Express। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो periodic visits करते हैं अपने जो भी कस्टमर्स होते हैं ताकि वो बता सके कि CD Express जो है वो क्या क्या काम करता है और उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो जो इस तरह की कॉस्ट हैं उनको हम लोग कस्टमर के ऊपर तो है वो आसानी से एलोकेट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि लेवल ऑफ एक्टिविटी मींस टू व्हाट लेवल वी कैन मेक अ कॉस्ट ट्रेसेबल। हम एक कॉस्ट को किस हद तक ट्रेसेबल बना सकते हैं और एक्यूरेटली एलोकेट कर सकते हैं एक यूनिट के ऊपर, एक बैच के ऊपर, एक कस्टमर के ऊपर। तो वो जो इजीली और कन्वीनियंटली ट्रेसेबल बनाने का जो एक कॉन्सेप्ट है उसी को ही हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी को डिफाइन करते हुए जहन में रखते हैं। तो जो हमारी ये वाली कॉस्ट होंगी जिसमें वो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉस्ट है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के विजिट्स हैं या उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये सारी की सारी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के विजिट्स की कॉस्ट है और वो हम पर कस्टमर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि भाई एक कस्टमर को जितने विजिट्स किए हुए होंगे उस हिसाब से हम लोग उस कस्टमर को वो वाली कॉस्ट असाइन कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये कस्टमर लेवल एक्टिविटी है। मीन वी कैन हैव पर कस्टमर कॉस्ट बट वी कैन नॉट हैव पर ऑर्डर कॉस्ट कि भाई एक हो सकता है एक कस्टमर के हमें जो है वो 10 ऑर्डर मिले हों तो हम इनकी एक्यूरेट एलोकेशन टू ऑर्डर्स पॉसिबल नहीं बना सकते हैं। हम जो है वो ट्रेसेबल नहीं कर सकते हैं कि भाई इन विजिट्स में से एक पर्टिकुलर ऑर्डर के हम कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो दैट वुड बी डिफिकल्ट, दैट वुड बी यू मस्ट से एस्टिमेटेड। बट एक्यूरेटली जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम उनके जो विजिट्स हैं वो एक कस्टमर को हमने कितने विजिट्स किए हैं उसलिए हम लोग इसको हम कस्टमर लेवल एक्टिविटी में जाके लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग जब एक ऐसी कॉस्ट है जो कि हम पर कस्टमर इजीली से कैलकुलेट कर सकें तो उसको हम लोग कस्टमर लेवल एक्टिविटी कॉस्ट कहेंगे। और जो इस केस के अंदर पीरियोडिक विजिट्स टू कस्टमर्स हैं ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारी कस्टमर लेवल एक्टिविटी कहलाएगी। ओके, ऑर्डरिंग लेबल्स फ्रॉम द प्रिंटर फॉर अ पर्टिकुलर सीडी। एक पर्टिकुलर सीडी के लिए हमने प्रिंटर को ऑर्डर प्लेस किया है लेबल्स के लिए। अब जितने सॉफ्टवेयर की सीडी बनेगी उतने हमें क्या करना पड़ेंगे, लेबल्स प्रिंट कराना पड़ेंगे। तो हमारे लिए एक सीडी एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, जितनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की सीडीज बनेगी उतने हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये वाली जो बी है ये हमारी प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है। जैसे हमने यहां पे नंबर 3 पे लिखा हुआ है, दैट इज द प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। मीन हम हर एक सॉफ्टवेयर की सीडी को एक प्रोडक्ट समझ रहे हैं, जैसे उसने हमें क्वेश्चन में गाइड भी किया है कि एन ऑर्डर टू डुप्लीकेट अ पर्टिकुलर सीडी इज अ प्रोडक्ट लेवल। तो ये हमने चूंकि एक डुप्लीकेट सीडी बनानी है हर एक सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर के लिए हम सीडी बनाएंगे दैट इज, उसके लिए फिर हमें हर एक का लेबल डिजाइन करना पड़ेगा, हर एक की लेबल की प्रिंटिंग कराना पड़ेगी। तो वो हम लोग जितनी भी सॉफ्टवेयर की सीडीज के डिफरेंट वर्जन्स बनाएंगे वो हमारे लिए एक उतनी प्रोडक्ट्स होंगी हमारी। तो वो हमारी प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है। इसमें मल्टीपल बैचेस हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। तो उनके ऊपर जाके हम लोग ये वाली कॉस्ट एक्यूरेटली ट्रेस नहीं कर सकते हैं। हम किस लेवल तक इसको ट्रेस कर सकते हैं, तो हम कहते हैं जी कि इसको हम लोग प्रोडक्ट लेवल के ऊपर जाके ट्रेस कर सकते हैं और कन्वीनियंटली और एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी कहेंगे। Setting up the CD duplicate machine to make copies from a particular master CD। मास्टर सीडी से हमने डुप्लीकेट सीडीज बनाने के लिए एक सेटअप लगाया है। अब इसमें हम लोग एक से ज्यादा सीडीज एक ही वक्त में प्रिंट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे या डुप्लीकेट बना लेंगे। तो ये चूंकि एक से ज्यादा
यूनिट्स के ऊपर एक ही वक्त में काम हो रहा है। जैसे हम लोगों ने बेकरी की एग्जांपल ली थी, तो बेकरी में हम लोगों ने एक ही वक्त में तमाम की तमाम ब्रेड्स जो हैं वो ओवन में रख दी थी, तो एक ही वक्त में वो बेक होके निकलती हैं। तो एक ही प्रोसेस एक सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहा होता है हर यूनिट्स के ऊपर, तो ये एक बैच बनता है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये वाली जो सेटअप कॉस्ट है, जिसको हम लोगों ने एक डुप्लीकेट, एक मास्टर सीडी से डुप्लीकेट्स बनाने के लिए हमने डुप्लीकेटिंग मशीन के अंदर जो सीडीज को सेटअप किया है, सेट लगाया है, ये हमारी क्या है, बैच लेवल एक्टिविटी है। क्योंकि हम इनकी पर बैच तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बैच के अंदर कितनी सीडीज हैं उनके ऊपर भी हम पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि किस सीडी के ऊपर कितना पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इजीली। वी कैन, बट वी हैव टू मेक मोर एक्यूरेट कैलकुलेशंस। लेकिन इजीली हम लोग जो है वो इसको बैच लेवल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली, तो इसलिए हम लोग इसको बैच लेवल एक्टिविटी का नाम देते हैं। सो दिस कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एट बैच लेवल। पर सेटअप कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बैच लेवल एक्टिविटी का नाम देते हैं। लोडिंग द ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन विद लेबल्स फॉर अ पर्टिकुलर सीडी। एक पर्टिकुलर सीडी के लिए हम लोगों ने ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन में क्या किए हैं, लेबल्स अपलोड किए हैं। अब वो जो मजदूर है जो वो लेबल उसके अंदर डाल रहा है या लोड कर रहा है, तो उसकी जाहिर है तनख्वाह है, या उसकी जो टाइम लग रहा है, या उस मशीन को जो हम लोगों ने सेटअप लगाया है, तो ये भी क्या है, बेसिकली बैच लेवल एक्टिविटी है। क्योंकि हम एक ही वक्त में वो वाली तमाम की तमाम सीडीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, लेबल्स लगाने के लिए सेटअप लगा रहे हैं। तो जब हम लोग इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो लोडिंग जो लेबल्स होंगे वो उसमें हम लोग डालते हैं, जो लेबल्स उसके ऊपर लगेंगे वो जाहिर है हर एक सीडी का मटेरियल होगा, तो वो तो मटेरियल कॉस्ट में काउंट हो जाएगा। लेकिन उसको सेट करने की जो कॉस्ट है, जिसमें वो सेटिंग करने वाले जो लेबर है उसकी कॉस्ट हो सकती है, या इसके अलावा जो मशीन है उसकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट हो सकती है, तो वो तमाम की तमाम जो है वो चूंकि एक से ज्यादा यूनिट्स के ऊपर एक ही वक्त में ये काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बैच लेवल एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो ये हमारी बैच लेवल एक्टिविटी है। विजुअली इंस्पेक्टिंग सीडीज and placing them by hand into respective plastic cases prior to shipping। शिपिंग से पहले हम लोग उनको प्लास्टिक की थैलियों में पैक करते हैं। अब चूंकि हम हर एक सीडी को विजुअली देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और उसको फिर पैक करते हैं, तो ये हमारी हर एक यूनिट पे ये वाला काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, यूनिट लेवल एक्टिविटी का नाम देंगे। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ई के ऊपर, ये हमारी यूनिट लेवल एक्टिविटी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑर्डर। हमने एक शिपिंग डॉक्यूमेंट जो है वो एक ऑर्डर के ऊपर उसको किया है, उनको भेजा है कस्टमर्स को। तो चूंकि ये एक ऑर्डर के लिए है और हमें ये कहा गया है कि एक ऑर्डर जो है डुप्लीकेट सीडी का, ये हमारी एक प्रोडक्ट बनेगी, तो इसलिए हम लोग जो शिपिंग और डॉक्यूमेंट बनाएंगे एक ऑर्डर के लिए, दैट वुड बी आर प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। हम लोग यहां पे एक सॉफ्टवेयर का एक पैकेज बना रहे हैं, एक सीडी बना रहे हैं, तो वो चूंकि हमारे लिए एक प्रोडक्ट गिनी जाएगी, एक सॉफ्टवेयर की सीडी जो है, तो इसलिए हम लोग उसको प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी का नाम देंगे। चूंकि हमारे क्वेश्चन में हमें ये हिंट भी दिया गया है, एन ऑर्डर टू डुप्लीकेट अ पर्टिकुलर सीडी इज अ प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। तो यहां पे भी हम लोग एक जो ऑर्डर है उसकी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो बना रहे हैं, जो क्लर्क उसके ऊपर काम कर रहा है, जो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन यूज हो रही है, ये तमाम कॉस्ट जो है वो कौन से लेवल की कॉस्ट होंगी, वो हमारी प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट होंगी। और हम उनकी जो रेट्स कैलकुलेट करेंगे या एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे, इसको हम प्रोडक्ट लेवल पे जाके करेंगे। हम इसको निचले लेवल के ऊपर, यूनिट लेवल पे, बैच लेवल के ऊपर नहीं कर सकेंगे। पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की हम लोगों ने पीरियोडिक मेंटेनेंस की करनी है। तो चूंकि हम लोग हमें जो पीरियोडिक मेंटेनेंस कर रही हैं, और ये इनका ताल्लुक किसी ऑर्डर से नहीं है, इनका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से नहीं है, इनका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर बैच ऑफ सेटअप से नहीं है,
इनका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर सीडी या किसी पर्टिकुलर यूनिट से नहीं है, तो इसका ताल्लुक ओवरऑल एनुअल क्या है, मेंटेनेंस के साथ है, ओवरऑल अपने ऑपरेशंस को स्मूथ रखने के साथ है। तो इसलिए हम लोग इसको किसी भी निचले लेवल पे जाके एलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये कौन सी है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटी कहलाएगी। मीन इसको हम लोग ना तो किसी पर्टिकुलर यूनिट पे डाल सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ना हम किसी पर्टिकुलर बैच पे ट्रेस कर सकते हैं, ना हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ट्रेस कर सकते हैं, ना हम किसी पर्टिकुलर कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। तो ये फिर हम कहां लेके जाएं? तो फिर हमने ये कहा कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एक्टिविटीज हैं। तो इस तरह की कॉस्ट जो होती हैं वो हम किसी कस्टमर पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी भी यूनिट पे, किसी बैच पे हम चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसकी एलोकेशन इन डिफरेंट वेज या डिफरेंट लेवल्स के ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग एबीसी जो कहता है वो ये कहता है जी ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज हैं इनकी कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट को चार्ज नहीं होनी चाहिए। बाकी तमाम कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट को चार्ज हो सकती हैं, कस्टमर को चार्ज हो सकती हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज की कॉस्ट होती है ये कस्टमर को चार्ज नहीं हो सकती है। ओके, लाइटिंग एंड हीटिंग द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये प्रोडक्शन फैसिलिटी की लाइटिंग और हीटिंग की कॉस्ट है। तो ये भी तो जाहिर है हमें नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर यूनिट के लिए ये कितनी कॉस्ट यूज हो रही है, किस पर्टिकुलर बैच के लिए ये कितनी कॉस्ट यूज हो रही है, किस पर्टिकुलर लेवल के लिए, प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉस्ट यूज हो रही है। तो इसलिए हम लोग इसको फिर किसी भी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता है यूनिट लेवल के ऊपर जाके, बैच लेवल के ऊपर जाके, या प्रोडक्ट लेवल के ऊपर जाके। तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटी में ही लिखेंगे। तो ये भी ऐसी कॉस्ट है जो कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज के लिस्ट में डालेंगे। प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ये जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है, वहां पे जो अकाउंटेंट बैठा है, अब उसके लिए वो जो उसकी पर्टिकुलर कितनी कॉस्ट एक यूनिट के लिए आ रही है ये हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। हम एक बैच के लिए कितनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की कॉस्ट हो सकती है वो हम नहीं देखते। तो चूंकि ये ओवरऑल कंपनी की रिपोर्ट है इसलिए ओवरऑल कंपनी के ही खाते में जानी चाहिए, और ये हम प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर बैच को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी कौन सी कॉस्ट है, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज की कॉस्ट है। होप सो कि आप लोग जो है वो इन लेवल ऑफ एक्टिविटीज को विद दिस एग्जांपल एंड एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से समझ के होंगे, और आप इनको जो है वो अपनी प्रैक्टिकली जो भी आपकी जो है वो और आप इनको प्रैक्टिकली जो भी आपका डे टू डे बिजनेसेस हैं उसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत और एबीसी कॉस्टिंग के तहत हम किस तरीके से हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। हम जब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एलोकेट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू प्रोडक्ट्स, ये तमाम के तमाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो प्रोडक्ट को असाइन करते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जब हमने शुरू में अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी तो हमने ये कहा था कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में तमाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो होते हैं वो प्रोडक्ट को असाइन किए जाते हैं। लेकिन एबीसी सिस्टम जो है वो ये कहता है कि ओनली असाइंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट्स दोज प्रोडक्ट्स टू दोज प्रोडक्ट्स, हम सिर्फ और सिर्फ वही वाले ओवरहेड जो है वो प्रोडक्ट्स को असाइन करते हैं जो उनकी जो सर्विसेज उन्होंने कंज्यूम की हुई होती हैं, जो उन्होंने ओवरहेड कॉस्ट कंज्यूम की हुई होती हैं, सिर्फ वही वाली कॉस्ट जो है वो हम उनकी यूनिट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हुए डालते हैं। हम तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो उनकी पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में हम तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनके अंदर शामिल करते हैं। जब हम तमाम शामिल करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी कॉस्टिंग ओवर हो जाती है या अंडर कॉस्टिंग हो जाती है। और लेकिन एबीसी में हम लोग जो भी प्रोडक्ट जो सर्विसेज कंज्यूम कर रही है सिर्फ वही वाली कॉस्ट उसको चार्ज करते हैं, इससे उनकी कॉस्ट की एक्यूरेसी जो है वो बेहतर आती है। तो ये भी उनके जो दोनों में मार्जिन आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन,
जो एक्यूरेसी ऑफ प्रॉफिट मार्जिन है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, और उसकी वजह यही होती है कि हम लोग जो है वो उनकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट को वो सिर्फ वही चार्ज करते हैं जो कि वो सर्विसेज को यूज कर रही है। जैसे मैंने आप लोगों को वो होटल वाली एग्जांपल दी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले पर्सन को सिर्फ चाय की कॉस्ट एलोकेट करेंगे और जो खाना खाने वाले हैं सिर्फ उनको खाने की कॉस्ट डालेंगे, तो तब उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो बेहतर होगी और उससे क्या होगा कि उनकी जो प्राइसिंग होगी या प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसकी कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। Secondly, allocate all manufacturing overhead costs using a volume related allocation base. हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड एलोकेशन बेस को यूज करते हैं वाइल एलोकेशन ऑफ एफओएच कॉस्ट। जब हम एफओएच कॉस्ट टू द प्रोडक्ट चार्ज करते हैं तो वॉल्यूम बेस्ड मेजर यूज करते हैं। जैसे हमने कहा लेबर आवर्स हैं या हमने कहा जी मशीन आवर्स हैं। अब इनकी बेसिस के ऊपर जब हम एफओएच की एलोकेशन करते हैं तो उसके नतीजे में कॉस्ट की ओवर कॉस्टिंग हो जाती है या फिर अंडर कॉस्टिंग हो जाती है। जब ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो क्या हो जाता है कि यहां पे चूंकि हम लोग नॉन वॉल्यूम बेस्ड रिलेटेड एलोकेशन करते हैं और वो हर किस्म की कॉस्ट जो कि उस प्रोडक्ट ने कंज्यूम की हुई होती है वो उसको एलोकेट होती है, तो उसके नतीजे में उनकी जो कॉस्ट एलोकेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उसमें फर्क आता है। और जो प्रॉफिट मार्जिन हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जरिए से निकालते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। Disregard selling and admin expenses because they are assumed to be period expenses. तीसरा जो इनका जो है वो मार्जिन में या प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क की वजह होती है वो ये होती है कि हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में जितनी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती हैं वो हम लोग डिसरिगार्ड कर देते हैं। हम उनको प्रोडक्ट कॉस्ट की प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए उसमें शामिल नहीं करते हैं। जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें इनको शामिल नहीं करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती हैं विच आर ट्रेस्ड टू द पर्टिकुलर ऑर्डर और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, उससे क्या हो जाता है कि हम लोग उनकी कॉस्ट को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली ट्रेसेबल जो कॉस्ट होती हैं जिसमें हम लोग शिपिंग कॉस्ट कह सकते हैं वो हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट को असाइन करते हैं। और जो हमारे पास प्री प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं जैसे हम लोग डिजाइनिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट्स की या हम लोग जो डिफरेंट कॉस्ट पूल्स में जो उनकी जो डिफरेंट कॉस्ट की एक्टिविटीज होती हैं उनकी बेस के ऊपर उनके हम लोग डिफरेंट रेट्स निकालते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हम प्रोडक्ट्स को या कस्टमर्स को या ऑर्डर्स को असाइन करते हैं और उसके नतीजे में हम उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द थ्री रीजंस ड्यू टू विच प्रॉफिट मार्जिन्स अंडर ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग्स डिफर। दोनों में हम लोग जो है वो जो प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं पर यूनिट प्रॉफिट जो हमारा निकलता है अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो हमारा इन तीन वजूहात से इनकी वजह से फर्क होता है। इसको हम लोग मजीद समझने के लिए जब हम लोग इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से जो है वो ये ट्रेडिशनल में और एबीसी कॉस्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन में फर्क आता है। To understand the comparison of product margins between traditional and activity-based costing, I have selected this problem. This is problem 717 from Managerial Accounting by Garrison Noreen 15th edition. Requirement number 1 is calculate product margin under ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। हमने प्रोडक्ट मार्जिन्स कैलकुलेट करने हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम लोगों ने बेसिकली इनकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है प्रोडक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद है जी पहली प्रोडक्ट एक्सट्रीम, फिर है जी पाथ फाइंडर और टोटल। सबसे पहले हम लिखते हैं जी सेल्स।
हमने कहा जी इसके 20,000 यूनिट्स जो है वो बेचेंगे, ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, और इनकी पर यूनिट प्राइस जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 140। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 लाख। 28 लाख का रेवेन्यू जो है वो हमें एक्सट्रीम प्रोडक्ट देगी। दूसरी प्रोडक्ट के लिए हमने ये कहा जी 80,000 यूनिट्स वो बेचेंगे और 99 पर यूनिट उनकी प्राइस होगी। दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 79,20,000 की ये वाला रेवेन्यू आ गया। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगी 1,07,20,000 का टोटल रेवेन्यू आ गया, 10.72 मिलियन। अब इसके बाद हम लोग इसमें से इनकी कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो कॉस्ट में सबसे पहले जी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल्स हम कैसे निकालेंगे जी, 20,000 यूनिट्स थे और पर यूनिट मटेरियल जो है वो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमें वो है जी 72 पर यूनिट मटेरियल हमें गिवन है। 20,000 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 14,40,000 का मटेरियल इस प्रोडक्ट पे लगेगा। और इसी तरीके से 80,000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट मटेरियल जो है वो हमें यहां पे भी गिवन है, दैट इज 53 पर यूनिट। 53 पर यूनिट जो है वो हमें इस केस में पाथ फाइंडर के लिए है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगी 42,40,000। 42,40,000 का मटेरियल जो है वो हमें इसके लिए चाहिए होगा। जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 56,80,000 की फिगर आ गई टोटल मटेरियल्स की। फिर उसके बाद हमने कहा जी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इसी तरीके से जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 24, दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। हमें ये गिवन है 24 पर यूनिट जो है हमें लेबर लगती है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 4,80,000 की लेबर कॉस्ट आ गई एक्सट्रीम के लिए। और 80,000 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 12 पर यूनिट हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको इससे पहले शेयर किया था सवाल, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9,60,000 की लेबर हमारे पास पाथ फाइंडर के लिए आ गई। जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 14,40,000 की हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई। अब तीसरी चीज आ जाती है जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, MOH। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चूंकि यहां पे ही फर्क आएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, तो हमने ये कहा जी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर अप्लाइड एट द बेस्ड ऑन यू मस्ट से डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम अप्लाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पहली प्रोडक्ट ने कितने लेबर आवर्स कंज्यूम किए हैं और दूसरी प्रोडक्ट ने कितने लेबर आवर्स कंज्यूम किए हैं। तो मैं ये वर्किंग करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। तो अब आप जरा गौर करें कि FOH रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। FOH रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड FOH। ये वर्किंग बेसिकली कर रहा हूं मैं आपको FOH के लिए, वर्किंग फॉर FOH, ओके। एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। ये हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंडामेंटल में भी पढ़ा था। हमें क्वेश्चन में गिवन है जी हमें 19,80,000 के FOH एस्टिमेटेड दिए गए हैं, ये हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। और हमें टोटल जो डायरेक्ट लेबर आर एस्टिमेटेड दिए गए हैं दैट आर 1,20,000 आवर्स। तो हमने ये कहा जी कि पर डायरेक्ट लेबर आर हमारे पास आ गया 16.50 पर डायरेक्ट लेबर आर आ गया। पर डायरेक्ट लेबर आर हमारे पास रेट आ गया FOH का। अब हम ये देखते हैं कि कितने डायरेक्ट लेबर आर जो है वो एक्सट्रीम्स के लिए यूज होंगे। डायरेक्ट लेबर आर्स फॉर एक्सट्रीम। हमने कहा जी एक्सट्रीम के हम लोग 20,000 यूनिट बनाते हैं।
और हर यूनिट के ऊपर 2 लेबर आवर्स लगते हैं। ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, यूनिट्स भी दिए गए हैं और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट भी दिए गए हैं। तो हमने कहा जी ये वाली प्रोडक्ट जो है ये कंज्यूम करेगी जो है वो जी 40,000 लेबर आवर्स, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसी तरीके से हम डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर पाथ फाइंडर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमने कहा जी 80,000 इनके यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट पे 1 आर यूज होता है, तो हमने दोनों को किया तो 80,000 इसके आ गए, तो टोटल बन गए 1,20,000। इस तरीके से आप 1,20,000 क्या कर सकते हैं, भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये ना भी गिवन होता तो तभी भी आप इसको कैलकुलेट कर लेते। तो अब हमारे पास जो है वो पहली प्रोडक्ट 40,000 आवर्स यूज कर रही है और 1 आर की जो कॉस्ट आती है वो है जी 16.50। तो इनको हम यूज करके FOH की एलोकेशन कर सकते हैं। तो अब मैं वापस जो है उस सॉल्यूशन पे आता हूं। तो हमने कहा जी कि ये इसके 40,000 आवर्स थे, यहां पे मैंने आवर्स लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय 16.50 पर आवर मैंने जो कॉस्ट कैलकुलेट की है ये मैंने लिखी। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, टोटल आ गया जी 6,60,000 की कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से मैंने पाथ फाइंडर के लिए कहा जी ये 80,000 आवर्स यूज करेगी और मल्टीप्लाई बाय 16.50 होगा। तो मैं इसके हिसाब से ही करूंगा तो ये 13,20,000 के FOH जो है वो इसको चार्ज हो जाएंगे। टोटल मैं दोनों को करूंगा तो ये 19,80,000 की कॉस्ट टोटल जो है वो कंपनी की आएगी। मैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कर लेता हूं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये इन सब को मैंने टोटल किया, ये वाले जिनको मैंने और बॉक्स में कर दिया है, इनको मैंने जब टोटल किया ओके जी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब हमने 14,40,000 को, 4,80,000 और 6,60,000 को टोटल किया तो ये आ जाएगा जी 25,80,000 की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से पाथ फाइंडर के लिए 65,20,000 की टोटल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। जब हमने इसको रेवेन्यूज में से और इनका टोटल जो आ गई कंपनी की, दैट वाज 91 लाख की टोटल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। हमने टोटल में से रेवेन्यूज में से कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट मार्जिन। मीन हर एक प्रोडक्ट हमें क्या क्या प्रॉफिट देती है ये हमारे पास आ गया। तो प्रोडक्ट मार्जिन इज, जब मैंने 28 लाख में से 25,80,000 को माइनस किया तो ये आ जाएगा जी 2,20,000 की फिगर आ गई, ये मेरे पास एक्सट्रीम प्रोडक्ट के लिए। और इसी लिहाज से 14 लाख की फिगर आ गई, ये मेरे पास इसका जो है वो प्रोडक्ट मार्जिन आ गया, किसके लिए, 14 लाख पाथ फाइंडर के लिए। और टोटल ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट आया वो है 16,20,000 का। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इनकी कैलकुलेशन कर सकता हूं और प्रोडक्ट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट। दिस इज जस्ट लाइक एन इनकम स्टेटमेंट जिसमें मैं हर एक प्रोडक्ट का जो है वो आप समझ लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं बाय डिडक्टिंग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं फिर से। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में द कंपनी इज कंसीडरिंग रिप्लेसिंग इट्स ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम इन एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम दैट वुड असाइन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज कॉस्ट पूल्स। उन्होंने कहा जी कि वो अपने सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं और वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेके आ रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो कॉस्ट पूल्स बनाए हैं, जो ग्रुप ऑफ कॉस्ट बनाई हैं, जो एक्टिविटीज के मुताबिक उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज को लेके कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया है डिफरेंट पूल्स के अंदर, वो उन्होंने हमें बता दिया है, वो नीचे टेबल में गिवन है। सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट करने की एक पूल है और उसकी टोटल कॉस्ट है जी 7,83,600 की।
और उसके लिए जो ये इसको जो है वो एलोकेट वो कर रहा है डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस के ऊपर, मीन इसका एक्टिविटी ड्राइवर जो है वो डायरेक्ट लेबर आर्स हैं। उसके बाद बैच सेटअप है, बैच सेटअप जो है वो बैच सेटअप कॉस्ट है और ये सेटअप पे बेस करेगी, और उसके नंबर ऑफ सेटअप्स जो है वो उसने आगे दे दिए हैं कि एक्सट्रीम प्रोडक्ट 200 सेटअप यूज कर रही है, पाथ फाइंडर 100 सेटअप्स यूज कर रही है, और टोटल सेटअप्स जो है वो 300 हैं। और इसी तरीके से इसके भी टोटल लेबर आवर्स 40,000 है, जैसे हमने भी पिछली वाली वर्किंग में कैलकुलेट किया था, और पाथ फाइंडर के टोटल लेबर आवर्स हैं वो 80,000 है, और टोटल लेबर आवर्स 1,20,000 हैं। प्रोडक्ट सस्टेनिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करेगी ये वाली कॉस्ट, इसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, तो ये प्रोडक्ट सस्टेनिंग कॉस्ट कहलाएगी। इसके लिए 6,02,400 की टोटल कॉस्ट है। तो चूंकि ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको बराबर दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद जो अदर कॉस्ट हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज की कॉस्ट कहते हैं, जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हम लोग जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करते हैं, ये हमारे पास 99,000 की कॉस्ट है, और वो एप्लीकेबल नहीं होगी प्रोडक्ट्स के ऊपर इन अंडर एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है जी, मैं आगे चल के आपको ट्रेडिशनल का और एबीसी का ये भी एक फर्क समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हम लोग जो है वो जब इसको नहीं करते हैं तो उसका इंपैक्ट प्रोडक्ट मार्जिन के ऊपर क्या आता है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 19,80,000 के हैं, जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन के अंदर 19,80,000 के गिवन हैं। तो उसकी बेसिकली क्या किया है, कॉस्ट पूल्स के अंदर डिवीजन हमें एक दे दी गई है कि हर एक ये जो 19,80,000 की डिवीजन किस तरीके से है डिफरेंट कॉस्ट एक्टिविटीज के अंदर। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट मार्जिन कैलकुलेट करना है एक्सट्रीम और पाथ फाइंडर का अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के तहत हम लोग जो है वो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट मार्जिन की। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ फिर से बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं, आप देखें प्लीज। रिक्वायरमेंट नंबर 2 मैंने ये कहा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमने कैलकुलेट करना है कैलकुलेट प्रोडक्ट मार्जिन्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। एबीसी सिस्टम के तहत हमने प्रोडक्ट मार्जिन्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप उसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद क्या है एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट है, फिर पाथ फाइंडर, ये सेकंड प्रोडक्ट है, और फिर टोटल ऑफ द कंपनी। ओके जी, सबसे पहले हम लिखेंगे जी सेल्स। उसी तरीके से 20,000 यूनिट्स हमने इसके बेचे हैं और 140 इसकी प्राइस है, तो ये हम लिखेंगे जी 28 लाख का रेवेन्यू आ गया हमारे पास इस प्रोडक्ट का। और दूसरी प्रोडक्ट के 80,000 यूनिट्स बेचे हैं और 99 पर यूनिट उसकी प्राइस थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 79,20,000 की इसका रेवेन्यू आ गया, और टोटल रेवेन्यू आ गया 10.72 मिलियन का, मीन 1 करोड़ जो है वो 7,20,000 का जो है वो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। मैं इसको जो है वो अंडरलाइन कर देता हूं रेवेन्यूज को अलहदा रखने के लिए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जी डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पिछले टेबल में कैलकुलेट किया था, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 72 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल था, तो ये आ जाएगा जी 14,40,000 का ये मटेरियल आ गया, और 80,000 उसकी जो है वो क्या था जी के दूसरे प्रोडक्ट के यूनिट्स थे, और 53 पर यूनिट उसका मटेरियल था। तो टोटल हम लोगों ने कर लिया, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 42,40,000 का मटेरियल इसके ऊपर लगा। टोटल जब हम लोगों ने इन दोनों को किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 56,80,000 का मटेरियल जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए किया था। फिर है जी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी उसी तरीके से 20,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 24 पर यूनिट है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 4,80,000 की लेबर कॉस्ट आ जाएगी। और इसी तरीके से 80,000 यूनिट्स हैं दूसरी प्रोडक्ट के, और 12 पर यूनिट जो है वो उसकी लेबर कॉस्ट है, तो इस लिहाज से 9,60,000 जो है वो इसकी लेबर कॉस्ट आ गई। जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो ये 14,40,000 की लेबर कॉस्ट जो है वो हमारे पास
इधर आ गई। फिर तीसरा है जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। इसकी वर्किंग में इस चूंकि जगह यहां पे कम है तो मैं वर्किंग में शो करके बताता हूं कि एफओएच की कैलकुलेशन हम चूंकि अब एबीसी सिस्टम यूज करेंगे तो इसलिए एफओएच की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं यहां पे वर्किंग कर लेता हूं। वर्किंग है मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ एफओएच अंडर एबीसी सिस्टम। एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के तहत हमने एफओएच की कैलकुलेशन करनी है। तो हमें बेसिक जो फॉर्मूला है वो वही है कि हम लोग क्या लिखेंगे, एक्टिविटी रेट मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी कंज्यूम। एक्टिविटी रेट क्या है और एक्टिविटी कंज्यूम क्या हुई है, ये हम लोग दोनों को करेंगे। अब एक्टिविटी रेट क्या होता है? एक्टिविटी रेट इज इक्वल टू एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल एक्टिविटी ड्राइवर। एक तो एक्टिविटी कॉस्ट पूल की कॉस्ट कितनी है और उसको ड्राइवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हम ये देखते हैं जी हमारे पास जो एक्टिविटीज थी वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 हमारे पास एक्टिविटी थी सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट की जो कॉस्ट थी, जैसे हेल्पर्स की कॉस्ट है या इस तरह की कॉस्ट हो सकती हैं, तो हमने कहा जी ये वाली जो टोटल कॉस्ट थी, जो हेल्पिंग कॉस्ट थी, सपोर्टिंग कॉस्ट थी डायरेक्ट लेबर्स की, तो हमने ये कहा जी कि वो कितनी थी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग वो वाली क्वेश्चन की जो है वो कॉस्ट ले लेते हैं। वो हमारे पास कॉस्ट थी, दैट इज द कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। ओके, ये है जी हमारे पास 7,83,600। और इसका ड्राइवर कितना था? ड्राइवर वाज 1,20,000, क्योंकि ये डायरेक्ट लेबर आवर्स पे बेस कर रही है। ये जो सपोर्टिंग डायरेक्ट लेबर है ये डायरेक्ट लेबर आवर्स पे बेस कर रही है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे बेस कर रही है। तो जब हम लोगों ने 7,83,600 को डिवाइड किया 1,20,000 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या है जी 6.53 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये आ जाएगा जी रेट, जो मैं यहां पे एक्टिविटी रेट की बात कर रहा हूं। अब ये रेट मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स ड्राइवर। ये जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, रेट्स निकाल सकते हैं। नंबर 2 मेरे पास क्या थी, बैच सेटअप। बैच सेटअप जो है वो ये नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिपेंड कर रही है, उसका ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप्स। तो इसकी कॉस्ट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4,95,000। 4,95,000 इसकी कॉस्ट है। और इसके जो टोटल ड्राइवर है दैट इज 300 सेटअप्स। ये है जी डायरेक्ट लेबर आवर्स और ये हैं सेटअप्स। ओके, और इसका बनेगा जी 1,650 पर सेटअप। ये इसका रेट आ जाएगा, ये पर सेटअप उसका रेट आ गया जो हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। अब उसके बाद आ जाएगी नंबर 3 पे। नंबर 3 है हमारे पास प्रोडक्ट सस्टेनिंग। प्रोडक्ट सस्टेनिंग की कॉस्ट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, दैट इज 6,02,400। और ये किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर 2 प्रोडक्ट्स। हमने जब 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा जी
3,01,200 की पर प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी पर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास रेट्स आ गए इन तीनों के। अब हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, FOH एलोकेट कर सकते हैं ऑन ईच प्रोडक्ट, एक्सट्रीम के ऊपर और उसके पाथ फाइंडर के ऊपर। सबसे पहले है जी स्पोर्टिंग डायरेक्ट लेबर। हमने ये कहा जी कि डायरेक्ट लेबर, इसके लिए लेबर आवर्स हैं 40,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 6.53। तो ये हमने किया जी कि तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट स्पोर्टिंग डायरेक्ट लेबर की 2,61,200। ये मैंने क्या किया है, इन दोनों इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब दूसरे के लिए क्या है, 80,000 उसके आवर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 6.53 किया, तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 5,22,400। ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या है जी, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिपेंड कर रही है। तो हमने कहा जी कि पहली वाली जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम, उसके टोटल सेटअप्स जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में वो थे 200, और पर सेटअप कॉस्ट जो मैंने अभी कैलकुलेट की है पिछले वाले में आपको भी दिखा देता हूं कि जो मैंने यहां पे वर्किंग की थी उसमें मैंने कहा जी कि पर सेटअप कॉस्ट है 1650। तो इसको मैं यूज करके क्या करूंगा, सेटअप कॉस्ट निकालूंगा मल्टीप्लाई बाय 1650। जब मैंने 1650 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3,30,000 की ये वाली कॉस्ट आ गई। फिर मैंने कहा जी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर 100 सेटअप लगते हैं, तो 1650 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1,65,000 की सेटअप कॉस्ट जो है वो इस प्रोडक्ट को चार्ज हो गई। अब तीसरे नंबर पे है प्रोडक्ट सस्टेनिंग। इसका मैंने रेट निकाला था 3,01,200। अब चूंकि मल्टीप्लाई बाय 1 होना है दोनों के साथ तो ये आ जाएगा 3,01,200 इधर आ गया, 3,01,200 इधर आ गया। जब मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये आ जाएगा जी 7,83,600 आ गई इसकी कॉस्ट। जब मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये आ जाएगा जी 4,95,000 की ये वाली टोटल कॉस्ट आ गई सेटअप की कॉस्ट। और ये वाली जो मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये 6,02,400 की कॉस्ट जो है वो इस तरीके से आ गई। जब मैंने इन सब को टोटल किया और उसको उसमें से माइनस किया 28 लाख में से, तो मैंने इन सब का टोटल करके इसको 28 लाख में से माइनस किया। तो अब चूंकि मेरे पास जगह कम पड़ गई है तो इसलिए मैं यहां पे इसको जो है वो नीचे टोटल कॉस्ट नहीं लिखता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो है प्रॉफिट लिखता हूं। तो 28 लाख में से मैंने जब ये तमाम की तमाम कॉस्ट को माइनस किया, ये वाली जो सारी कॉस्ट हैं इनको जब मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 12,400 इस प्रोडक्ट के ऊपर लॉस हो जाएगा। 12,400 का क्या आ जाएगा, लॉस। और इसी लिहाज से जब मैंने इस प्रोडक्ट का भी कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 17,31,400 का क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका मार्जिन आ जाएगा। और टोटल मार्जिन की जब मैं बात करूंगा तो वही 17,19,000 का हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। अब आप जरा गौर करें, ओवरऑल प्रोडक्ट मार्जिन ज्यादा हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने जब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई किया था तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज की कॉस्ट थी, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो है वो शो कराता हूं, आप देखेंगे कि यहां पे ये जो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग एक्टिविटीज की कॉस्ट थी अदर कॉस्ट के अंदर 99,000 की, ये हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स को चार्ज नहीं करेंगे अंडर एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम। लेकिन जब हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम करते हैं तो उसमें हम लोग ये वाली कॉस्ट भी चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट के मार्जिन जो होते हैं वो ट्रेडिशनल के तहत कम होते हैं और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है उसके तहत ज्यादा होते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने यहां पे समझने की कोशिश ये की है कि दोनों मेथड के तहत हम प्रोडक्ट के मार्जिन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग
तीसरा पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा गया जी कि आप लोग कंपैरिजन करें इन using exhibit 714 as a guide, prepare a quantitative comparison of traditional activity based and activity based cost estimate, explain why the traditional and activity based cost assignment differ। तो दोनों में कॉस्ट की जो डिफरेंसेस है वो कैसे आपको नजर आता है। तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से दोनों कॉस्ट सिस्टम्स के अंदर हमारी कॉस्ट जो है वो अलग अलग है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो हमें एक नए टेबल बना के करना पड़ेगी। मैं आपको रिक्वायरमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन आपसे शेयर करता हूं, फिर हम देखते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी, रिक्वायरमेंट नंबर 3 है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्ट मार्जिन्स। हम लोग कॉस्ट और प्रोडक्ट मार्जिन्स के कंपैरिजन को देख लेते हैं कि दोनों सिस्टम्स के तहत ये कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन्स में क्या फर्क है। जैसे हम लोगों ने कहा जी ये एक एक्सट्रीम है और ये पाथ फाइंडर है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के तहत हमारे पास जो प्रॉफिट था या मार्जिन था प्रोडक्ट्स का, एक्सट्रीम का था 2,20,000 का मार्जिन और जो पाथ फाइंडर था उसका था जी 14 लाख का मार्जिन था। ओके, ABC कॉस्टिंग के तहत हमारे पास मार्जिन की क्या फिगर आई। हमने कहा जी ABC के तहत हमारा मार्जिन था एक्सट्रीम का 12,400 का हमें लॉस नजर आ रहा था और इसके तहत 17,31,400 का जो था वो हमारे पास इसका मार्जिन था। और मैं अगर टोटल मार्जिन की बात करता हूं तो पहले वाले केस में हमारे पास जो था वो 16,20,000 का मार्जिन था टोटल और इस सूरत में 17,19,000 का मार्जिन था टोटल जी। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तहत देखें टोटल मार्जिन वो है 17,19,000 और अगर हम लोग ट्रेडिशनल के तहत देखें तो वो 16,20,000 है। तो ये टोटल मार्जिन इसीलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जो 99,000 की जो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनिंग कॉस्ट थी वो हम लोगों ने ABC में प्रोडक्ट्स को चार्ज नहीं की, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्ट्स का मार्जिन जो है वो 17,19,000 हो गया है 16,20,000 से। अब हम बात करते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये लॉस दे रही है लेकिन इस ऑप्शन में ये प्रॉफिट दे रही है और इधर इसका प्रॉफिट कम है और इस ऑप्शन में इसका प्रॉफिट ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है और क्यों कम है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिर हमें उसके कॉस्ट के कंपैरिजन में जाना पड़ेगा। कॉस्ट के कंपैरिजन में आप अगर गौर करें अपने सॉल्यूशन के ऊपर तो हमारे पास जो दो कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर है, दे आर सेम इन बोथ ऑफ द ऑप्शन, इन बोथ ट्रेडिशनल एंड ABC costing, both costs have same figures and ABC both costs are the same, इसलिए इनका तो कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पे आता है? फर्क आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में अगर हम ये देखते हैं तो आप जरा गौर करें कि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब मैं जो है वो एक्सट्रीम प्रोडक्ट की बात करता हूं और यहां पे पाथ फाइंडर की बात करता हूं तो आप देखें जी एक्सट्रीम प्रोडक्ट में जो ट्रेडिशनल के तहत मैंने अगर उसके FOH की एलोकेशन की बात की दैट वाज 6,60,000, ये 6,60,000 की FOH इसको एलोकेट होते हैं और इसी लिहाज से इसको एलोकेट हो रहे हैं 13,20,000 और अगर मैं टोटल की बात कर लेता हूं तो टोटल FOH थे इसके
19,80,000। जब मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, 19,80,000 की 6,60,000 की परसेंटेज लेता हूं, तो ये मेरे पास आता है जी 33.33%। मीन मैंने टोटल जो FOH था उसका 33% चार्ज किया है एक्सट्रीम को, एंड 66.67% मैंने चार्ज किया है किसको जी, पाथ फाइंडर को। तो ये मेरे पास जो है वो दो है हिस्सों में कॉस्ट की डिवीजन जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं ABC के तहत देखता हूं, तो ABC में मैंने चूंकि एक रेट यूज नहीं किया था, मैंने डिफरेंट रेट्स यूज किए थे, और डिफरेंट रेट्स के लिए मैंने डिफरेंट उसकी एलोकेशन की थी। तो अब आप जरा गौर करें कि मैंने जो इसको सबसे पहले क्या थी, स्पोर्ट लेबर की मैंने कॉस्ट इसको एक्सट्रीम को चार्ज की थी 2,61,200, और मैंने पाथ फाइंडर को चार्ज की थी 5,22,400, और टोटल कॉस्ट जो मैंने जो डायरेक्ट लेबर सपोर्ट की थी वो थी 7,83,600 की। अगर आप अपने सॉल्यूशन पे जाते हैं ABC के तहत, तो उसमें से आपको ये वाली फिगर जो है वो मिल जाएंगी। फिर दूसरी बात थी सेटअप कॉस्ट की। सेटअप कॉस्ट में मैं अगर एक्सट्रीम की बात करता हूं, तो एक्सट्रीम को मैंने चार्ज की थी बैच सेटअप की कॉस्ट 3,30,000 की, और इसको मैंने चार्ज की थी 1,65,000 की कॉस्ट जो है वो मैंने इसको चार्ज की, और टोटल कॉस्ट थी मेरे पास 4,95,000 की। अब आप जरा गौर करें, और तीसरी कॉस्ट थी मेरे पास प्रोडक्ट सस्टेनिंग। प्रोडक्ट सस्टेनिंग कॉस्ट मैंने इस प्रोडक्ट को चार्ज की थी 3,01,200 की, और इसको भी मैंने चार्ज की थी 3,01,200 की। ये मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट थी 6,02,400 की। तो मैंने इसको जो है वो इसी तरीके से चार्ज की। अब मैं अगर इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करता हूं, 2,61,200 की परसेंटेज लेता हूं 7,83,600 के साथ, तो ये मेरी बनती है जी 33.33%। ओके, और ये बनती है जी 66.67%। अगर आप इनको 5,22,400 को डिवाइड करेंगे 7,83,600 के ऊपर, तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं सेटअप कॉस्ट की बात करता हूं, तो सेटअप कॉस्ट जो है वो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 4,95,000 करूंगा, तो ये आता है जी 66.67%, और ये आता है 33.33%। ओके, और फिर उसके बाद मैंने इस वाली कॉस्ट की अगर बात की, तो ये आता है जी 50% इसका, और 50% ही इसको चार्ज हो गई है। अब आप जरा गौर करें कि इस वाली प्रोडक्ट का मार्जिन कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? कि पहले हम लोग सिर्फ इसको FOH का 30% चार्ज कर रहे थे, लेकिन ये जो दोनों कॉस्ट थी, इनकी ये फैसिलिटीज ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। मीन सेटअप बैच सेटअप फैसिलिटीज ज्यादा ले रही थी, क्योंकि ये ज्यादा बैचेस ले रही थी, और इसकी प्रोडक्ट सस्टेनिंग भी चूंकि बराबर बराबर होनी चाहिए थी, 50-50% होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग तो सिर्फ इसको 33% कॉस्ट चार्ज कर रहे थे, सेटअप वाली भी और प्रोडक्ट सस्टेनिंग वाली भी, जिसकी वजह से ये वाली जो प्रोडक्ट थी ये अंडर कॉस्टेड थी। जो एक्सट्रीम वाली प्रोडक्ट थी दैट वाज अंडर कॉस्टेड। जब ये अंडर कॉस्टेड थी, तो उसकी वजह से इसका मार्जिन जो था वो ज्यादा था, जो कि जब हमने ABC को अप्लाई किया, तो उसकी वजह से इसका मार्जिन जो है वो क्या हो गया, अब इसकी कॉस्ट की एलोकेशन ठीक हो गई, उसके मुताबिक हो गई जो वो फैसिलिटीज प्रोड्यूस कर रही थी। तो उससे भी क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट जो है वो अंडर कॉस्टिंग जो थी वो वाली ठीक हो गई, और उससे उसका मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो गया। अब आप जरा गौर करें, इसका मार्जिन था ट्रेडिशनल के तहत 14 लाख का, लेकिन इसका बाद में मार्जिन बढ़ गया, ये हो गया 17,31,400। ये मार्जिन क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्ट को तमाम की तमाम कॉस्ट, चाहे वो कम फैसिलिटीज यूज कर रही थी, चाहे वो ज्यादा फैसिलिटीज यूज कर रही थी, हम इसको कर रहे थे 66.67% चार्ज कर रहे थे टोटल कॉस्ट का।
लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ एक ही कॉस्ट ऐसी थी जिसका 67% फैसिलिटीज कंज्यूम कर रही थी। बाकी ये जो दोनों कॉस्ट थी, बैच वाली कॉस्ट, बैच सेटअप की कॉस्ट और प्रोडक्ट सस्टेनिंग कॉस्ट, वो 67% से कम यूज कर रही थी। जब हमने एबीसी का सिस्टम अप्लाई किया तो उसने क्या किया कि इसकी कॉस्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जो ये पहले ट्रेडिशनल के तहत ओवर कॉस्टेड थी, उसको क्या किया उसने, जो है वो करेक्ट कर दिया, और उसकी करेक्शन की वजह से क्या हो गया, इसकी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर गया। तो दैट इज द बेसिकली कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट्स एंड प्रॉफिट मार्जिन्स बिटवीन टू कॉस्टिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और यहां पे मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है कि एबीसी कॉस्टिंग जो है वो किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट को, जो ओवर कॉस्टेड और अंडर कॉस्टेड होती हैं, उनको इंप्रूव करती है, उनको करेक्ट करती है, और उसके नतीजे में हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो क्या हो सकते हैं, असेस हो सकते हैं, और उनके ऊपर हम लोग जो है वो डिसीजन कर सकते हैं। अगर हम लोग बीइंग अ मैनेजर देखें तो हम ये कहेंगे कि ये तो प्रोडक्ट बड़ी अच्छा काम कर रही है, ये मार्जिन कमा रही है 2,20,000 का, थोड़ी सेल करके, थोड़े यूनिट्स बेच के ज्यादा मार्जिन कमा रही है। लेकिन लेकिन जब हम लोगों ने असल सूरत हाल देखी तो हमने ये देखा कि जितनी ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज को कंज्यूम कर रही है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट में नहीं है बल्कि लॉस में है। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और इसको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए उसकी जो कॉस्ट मैनेजमेंट हो सकती है वो हमें करना पड़ेगी। क्योंकि यहां पे हम लोग सारी की सारी कॉस्ट इसको 33% के हिसाब से चार्ज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू वन एक्टिविटी मेजर। लेकिन जब हम लोगों ने हर एक्टिविटी का मेजर डिफरेंट किया और उसकी जो पर्टिकुलर उसने जो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज किए उसके हिसाब से हम लोगों ने कॉस्ट चार्ज की, तो हमने कहा कि उसकी जो सपोर्ट कॉस्ट थी वो तो 33% ही लगेगी, लेकिन जो सेटअप बैचेस हैं वो चूंकि ज्यादा बैचेस इस्तेमाल कर रही है इसलिए ये कॉस्ट उसको ज्यादा चार्ज होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज हैं ये उसको कॉस्ट 50% चार्ज होनी चाहिए, जो कि उसको 33% चार्ज हो रही थी। तो इस वजह से इसकी जो कॉस्टिंग की प्रॉब्लम थी, जब हमने उसको इंप्रूव किया तो उससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो जो प्रॉफिट नजर आ रहा था वो एक्चुअली क्या था, लॉस था। तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर मैनेजिंग और करेक्टिंग आर प्रोडक्ट कॉस्ट एंड taking relevant decisions on product margins and costing issues under which we face under traditional costing system। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्टिंग को बेहतर बना सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। होप सो कि आप लोग जो है वो कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट और अंडर कॉस्टिंग एंड ओवर कॉस्टिंग की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम के जरिए से, और आप लोग जो है वो अपनी बाकी प्रॉब्लम्स को भी जो है वो हल कर सकेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को टाइमली हर आने वाली एक्टिविटीज का पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।